आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। बम्बई शहर की फिल्म सिटी में उस दिन हलचल ज्यादा थी। रामायण सीरियल की सफलता के बाद निर्देशक B.R. चोपड़ा ने महाभारत की कास्टिंग शुरू कर दी थी। इसका जिम्मा था 44 साल के एक असिस्टेंट डायरेक्टर पर। वो असिस्टेंट डायरेक्टर जिसने एक ही महीने के अंदर कास्टिंग का काम पूरा करके सीरियल की शूटिंग भी शुरू करवा दी थी, और शुरुआती 5 एपिसोड्स के बाद ही सीरियल सुपरहिट हो गया था। लेकिन अब सीरियल में शकुनी मामा की एंट्री होने वाली थी, और B.R. चोपड़ा ने अभी तक किसी एक्टर का नाम फाइनल नहीं किया था। वो कास्टिंग डायरेक्टर सीरियल के मेकर्स के पास पहुंचा और बोला, सर कुछ ही हफ्तों में शकुनी मामा का किस्सा शुरू होगा, लेकिन अभी तक आपने तय नहीं किया है कि किसे कास्ट करना है। मैंने कुछ लोगों के नाम आपको भेजे हैं, आप देखकर बता दीजिए। मेकर्स ने कुछ देर तक सोच विचार किया और फिर उसी असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ देखकर बोले, अच्छा एक बात बताओ, ये कैसा रहेगा कि शकुनी का किरदार तुम ही निभाओ? कास्टिंग डायरेक्टर चौंक गया, पर फिर कुछ सोचकर बोला, जैसी आपकी मर्जी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि इस कास्टिंग डायरेक्टर का ये चेहरा आने वाले दशकों तक मामा शकुनी के किरदार के तौर पर याद किया जाएगा, और वो कास्टिंग डायरेक्टर थे गूफी पेंटर। नमस्कार, मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी और नामी गिरामी में कहानी आज गूफी पेंटर की, और बताएंगे आपको कि क्यों लोग उनके किरदार की वजह से उन्हें गलत समझने लगे थे। उनके निभाए शकुनी के किरदार से लोग इतनी नफरत करते थे कि आम लोग असल जिंदगी में भी उनसे ही मिलने से हिचकिचाते थे। ये दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध अंतिम पड़ाव पर था। चीन में कम्युनिस्ट सत्ता की आमद होनी थी और भारत विभाजन की तरफ बढ़ चुका था। इन्हीं दिनों पंजाब के लाहौर में गूफी पेंटल की पहली किलकारी सुनाई थी। नाम पड़ा सरबजीत सिंह पेंटल। पिता स्टूडियो में फोटोग्राफर का काम करते थे, लेकिन उन्हीं दिनों हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ रही नफरत ने शहर का माहौल खराब कर दिया था। लिहाजा काम उनका ठप पड़ गया था और परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया था। लेकिन असली संकट तो अभी बाकी था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. एक तरफ पंडित नेहरू देश की आजादी का ऐलान कर रहे थे, तो दूसरी तरफ देश के कई प्रांत सांप्रदायिक तनाव की आग में जल रहे थे। लाहौर भी उनमें से एक था, जो पाकिस्तान के हिस्से में था। इंडियन मिलिट्री की बसें लगातार लोगों को बॉर्डर से रिफ्यूजी कैंप पहुंचा रही थीं। गूफी के पिता को इसकी खबर लगी तो उन्होंने लाहौर छोड़ने का फैसला किया और परिवार संग बॉर्डर पार कर पंजाब के तरन तारन में आ गए। परिवार अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गया। कुछ महीने गुजरे तो सब ने दिल्ली का रुख किया, लेकिन स्थिति सामान्य होने में सालों लग गए। 13 बरस बीत चुके थे। गूफी भी 12वीं पास कर कॉलेज जाने को तैयार थे, लेकिन मन उनका आर्मी और सिनेमा में दिलचस्पी ज्यादा दिखा रहा था। कि इन्हीं सब के बीच उनके पिता का संदेश आया कि गूफी इंजीनियरिंग करेगा। पिता की बात को काटने की हिम्मत गूफी में नहीं थी, सो मन महसूस कर इंजीनियरिंग करने के लिए जमशेदपुर निकल पड़े। मगर साल भर बाद ही एक विज्ञापन ने उनके कान खड़े कर दिए। भारत सरकार ने सेना में आपातकाल भर्ती निकाली थी, जिसमें वो जवान लड़कों को ट्रायल के बाद भर्ती कर रहे थे। गूफी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे और इंजीनियरिंग करते हुए उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। द ललन टॉप में सिनेमा एडिटर गजेंद्र भाटी बताते हैं, उनकी पहली पोस्टिंग चीन के बॉर्डर पर हुई थी और वहाँ युद्ध लड़ा जा रहा था और वो मोर्चा संभला हुआ था। सैनिकों के बीच मनोरंजन के बहुत साधन नहीं थे, वहाँ कोई फिल्म्स और टीवी और रेडियो इन सब की व्यवस्था नहीं थी, तो वो आपस में ही मनोरंजन के साधन के तौर पे प्ले वगैरह करते थे। खासतौर पे रामलीला करते थे। उस रामलीला में गूफी जो थे वो सीता का रोल करते थे। आता था कोई सैनिक ही शायद रावण बनता था, वो स्कूटर पे आता था और उनको उठा के ले जाता था सीता हरण करके। इस तरीके की एक्टिविटीज वहाँ चलती रहती थी और एक्टिंग को लेकर उनके जुड़ाव को यहाँ भी एक मंच मिला। 4 साल देश सेवा करने के बाद गूफी इंजीनियरिंग में लौट आए।
कॉलेज खत्म हो गया था सो दिल्ली में ही एक आईटी कंपनी में जॉब पकड़ ली। इन्हीं दिनों उनके भाई पेंटल फिल्मों में हाथ आजमा रहे थे। थोड़े दिनों के बाद काम भी मिलने लगा। गूफी का भी मन अब बम्बई में अटक गया था और किस्मत भी ऐसी कि कुछ ही महीनों के बाद उनका तबादला भी बम्बई हो गया। गूफी ने मौके को भांपते हुए फिल्मों में काम तलाशना शुरू किया और पहली ही फिल्म हाथ लगी ऋषि कपूर, डैनी और रंजीता स्टारर लैला मजनू। गूफी ने फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम संभाला। फिल्म सुपरहिट रही और इसके बाद गूफी कई फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम करते रहे। 1980 में वो बीआर चोपड़ा फिल्म्स के कॉन्टैक्ट में आए और इसके बाद उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। शुरुआत उन्होंने मॉडलिंग से की थोड़ी बहुत, फिर थोड़ा असिस्ट करना चालू किया डायरेक्शन में लोगों को सीखने के लिए। 24-25 साल की उम्र थी, छोटे मोटे रोल उनको कैरेक्टर रोल्स मिले। फिर बीआर फिल्म से जुड़ गए, वहाँ पे एक टेक्निकल हेड हो गए, कई टेक्निकल हेड्स होते थे। एड डिवीजन है उसमें भी काम करने लगे, वहाँ की विज्ञापन फिल्में डायरेक्ट करने लगे बीआर एड्स के लिए। जब महाभारत की प्लानिंग करने लगा ये प्रोडक्शन हाउस, तो फिर उनको जोड़ा गया, बड़े पैमाने पर जोड़ा गया। उन्होंने कास्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिजाइन सब में एक बड़े महत्वपूर्ण रोल पे उनको लाया गया। कास्टिंग के तो मेन वही व्यक्ति थे। तकरीबन 3500 लोगों को ऑडिशन करके उन्होंने महाभारत को ऐसे यूनिक कैरेक्टर ला के दिए जो लोगों के दिलों में बसे। तो ताउम्र उसके बाद उन्होंने महाभारत की लेगेसी के ही फल खाए थे गूफी जी ने। बीआर फिल्म्स के साथ जुड़ चुके गूफी अब अपना हाथ प्रॉपर डायरेक्शन में आजमाना चाहते थे। चोपड़ा साहब से इस बारे में उन्होंने बात भी की और कहा कि वो एक पीरियड ड्रामा सीरियल बनाना चाहते हैं। तब दूरदर्शन पर रामायण आने में साल भर का वक्त था। बीआर चोपड़ा ने गूफी को मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर पर सीरियल बनाने का सुझाव दिया। गूफी मान गए और फिर शुरुआत हुई कास्टिंग की। गूफी एक्टर अशोक कुमार से मिलने पहुंचे, बोले कि दादा मैं बीआर चोपड़ा जी के साथ बहादुर शाह जफर पर सीरियल बनाना चाहता हूं कि ये किरदार आप निभाएं। अशोक कुमार ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा और 1 हफ्ते में किरदार के लिए हामी भर दी। गूफी चाहते थे कि सीरियल में कुछ एक बड़े नाम हो जिससे सीरियल का नाम कुछ ही दिनों में लोगों की जबान पर हो। मुकेश खन्ना, जूही चावला, राज बब्बर जैसे बड़े कलाकार धारावाहिक के साथ जुड़ गए। फिल्म में एक किरदार अंग्रेज विलन का भी था जिसके लिए गूफी ने खुद को चुना। सीरियल को लोगों से बहुत प्यार मिला और पूरे 29 हफ्ते तक सीरियल का हर एपिसोड हिट रहा। गूफी ने डायरेक्शन में ही सफलता का झंडा लहरा दिया था जो आने वाले दिनों में गूफी की शोहरत में लगातार इजाफा करने वाला था। मगर इसमें अभी वक्त था क्योंकि 2 साल बाद महाभारत आने वाली थी जिसमें गूफी के निभाए शकुनी के किरदार ने लोगों के मन में उनके प्रति इतनी नफरत भर दी थी कि पर्दे के बाहर भी वो लोगों को फूटी आंख नहीं भाते थे। आज तक रेडियो में हमारे साथी हैं सूरज कुमार, वो एक किस्सा बताते हैं। तो महाभारत को दूरदर्शन पर आए हुए 2 से 3 महीना गुजर चुका था और इन्हीं दिनों दूसरे शोज़ के लिए जो शूटिंग्स चल रही थी उसके लिए मुकेश खन्ना, जिन्होंने भीष्म पितामह का किरदार निभाया महाभारत सीरियल में, वो और फिर गूफी एक दूसरे के साथ अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों में शूटिंग के लिए जाते थे। तो एक बार हुआ ये कि उन्हें जल्दी किसी शूटिंग से निकलकर महाभारत की शूट के लिए मुंबई पहुंचना था। अब उनकी जो फ्लाइट जिस टाइम पे थी, शेड्यूल टाइम पे थी, वो फ्लाइट उससे पहले उड़ गई। तो जब मुकेश खन्ना और गूफी वहाँ पहुँचे तो उन्हें इस बात का पता चला। फिर वो लोग रिसेप्शन पर गए, पूछे, इंक्वायरी किए कि आगे किस तरह की फ़्लाइट है, कैसे जाएंगे मुंबई। तो उन्होंने कहा कि आज तो अब कोई फ़्लाइट नहीं है जो मुंबई के लिए निकलेगी। इसके बाद वहीं पे एक व्यक्ति था, उसकी वहीं का स्टाफ था, उन्होंने कहा कि एक ट्रेन है जो कुछ देर में, कुछ आधे 1 घंटे में वो मुंबई के लिए छूटने वाली है, खुलने वाली है। तो मुकेश खन्ना और गूफी ने कहा ठीक है, उसको पकड़ लेते हैं। तो जब वो लोग भागे तो वो प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी हुई थी। तो अंदर ये लोग फर्स्ट एसी में चढ़े और फिर टीटी ने देखा कि मुकेश खन्ना और गूफी हैं, शकुनी मामा और भीष्म पितामह, उन्होंने कहकर उन्हें संबोधित किया क्योंकि उस वक्त कोई नाम से जानता नहीं था, सब किरदार के नाम से ही एक दूसरे को जानते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग आपका जो बंदोबस्त है वो इस डब्बे में कर देंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों हो गए आश्वस्त कि साहब ठीक है, चलो अब टीसी ने बोल दिया है तो हम भी अब आश्वस्त हो गए हैं कि कहीं ना कहीं सीट तो मिल जाएगी। अब 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए, 5 घंटे, 6 घंटे, अब रात होने को आ गई थी और ये सफ़र शायद वो यूपी से कर रहे थे, तो काफ़ी लंबा वक्त था। तो अब वो गए टीसी के पास, बोले भाई कोई बेड वगैरह है, कोई बर्थ है तो दे दो। तो उन्होंने कहा एक तो बर्थ है मेरे पास लेकिन दिक्कत है। अब गूफी ने पूछा बताओ क्या दिक्कत है। तो टीसी ने कहा कि एक परिवार है जो सिर्फ भीष्म पितामह को ही सीट देना चाहता है, शकुनी मामा को वो सीट नहीं देना चाहता है। अब इस पर मुकेश खन्ना बोले ऐसा क्यों भाई। तो उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह एक अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन शकुनी मामा को वो जो परिवार है वो अच्छा व्यक्ति नहीं मानता है और वो नहीं चाहता है कि कोई खराब व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति
उनके आसपास भटके या उनके बर्थ पे सोए। तो इस तरह फिर शकुनी को सीट नहीं मिली, मुकेश खन्ना जाके सो गए और फिर किसी तरह जुगाड़ करके फिर गूफी को टीसी ने सीट दिलाई थी। तो ये कहानी है जो उनके किरदार के बारे में थी, कैसे गूफी पेंटल ने अपने किरदार की शकुनी मामा की जो छाप थी वो लोगों के मन में ऐसे ही छोड़ रखी थी कि लोग आम जीवन में भी उन्हें शकुनी मामा कह के पुकारते थे और उतनी ही नफरत करते थे जितना ऑन द स्क्रीन करते थे। शकुनी के किरदार ने गूफी को अमर बना दिया था। लोग उनसे डरने लगे, घृणा करने लगे। जब सीरियल में शकुनी की मृत्यु हुई तो देश के कई गांवों में ऐसे किस्से सामने आए जब शकुनी की पराजय का लोगों ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी। हर घर में गूफी एक जाना माना चेहरा बन गए थे, जिसमें सबसे बड़ा योगदान था शकुनी मामा के किरदार का। अभिनय जगत में ये एक अभिशाप सा रहता है कि कोई किरदार बहुत हिट हो जाता है तो फिर वो स्टीरियोटाइप कभी उस आदमी और एक्टर से छूट नहीं पाता है। तो जो दुष्ट मामा का किरदार था शकुनी का, वो हमेशा उनके साथ रहा ताउम्र। उनको ऐसे ही रोल मिले मोस्टली। महाभारत खत्म हुई उसके बाद जो मेजर एक बॉलीवुड फिल्म में उनको काम मिला वो थी सुहाग, जिसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन थे। तो उसमें उन्होंने एक मामा का रोल किया। हालांकि ये मामा एकमात्र मामा था जो कॉमेडी कैरेक्टर था और खराब कैरेक्टर नहीं था, अच्छा कैरेक्टर था। लेकिन इसके बाद फिर मैदान जंग नाम की फिल्म आई 95 में आई थी शायद, उसमें उन्होंने दुष्ट मामा का रोल किया था। बहुत सारे एक्टर्स थे उसमें। 97 में एक सीरियल शुरू हुआ था डीडी पे, ओम नमः शिवाय, 4 साल चला था वो। उसमें फिर से उन्होंने शकुनी मामा का ही किरदार निभाया। फिर एक सीरियल आया था द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, उसमें भी उन्होंने शकुनी का रोल निभाया। तो इस तरीके शकुनी मामा के किरदार बार बार आते रहे। इसके अलावा जो एक बड़ा चंक उनके काम का था एक्टिंग में, वो फिर था जो उनका आखिरी दशक था। उस दशक में उन्होंने मोस्टली धार्मिक सीरियल्स में ही उन्होंने ज्यादातर कैरेक्टर्स किए थे। उनकी और फिल्मों की कास्टिंग भी रिसेंट तक उन्होंने की। लोगों को बहुत कम पता है कि भूतनाथ और बागबान जैसी कास्टिंग से भी वो जुड़े थे। गूफी ने बताया कि जब महाभारत में उन्हें शकुनी का रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने B.R. चोपड़ा से कहा था कि वो शकुनी को काले कपड़े में और लंगड़ा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि जो लोग दुष्ट होते हैं भगवान उनके शरीर के किसी अंग को खराब कर देते हैं। हालांकि बाद के इंटरव्यू में गूफी ने स्वीकारा कि ये उनका बचपना था और वो अपंगता को बुरा नहीं मानते। गूफी पेंटल ने 1975 में आई फिल्म रफू चक्कर से डेब्यू किया था। दिल लगी, देश परदेश और सुहाग, मैदान जंग, दावा, सत्ते पे सत्ता, निकाह जैसी फिल्मों में उन्होंने अदाकारी की छाप छोड़ी। इसके अलावा अकबर बीरबल, CID और राधा कृष्ण जैसे तमाम शोज में भी वो नजर आए। हर एपिसोड के लिए गूफी 40,000 रुपए चार्ज करते थे। वहीं उनकी मंथली इनकम 8 लाख रुपए थी और सालाना कमाई 96 लाख रुपए थी। 2022 से उन्होंने हालांकि एक्टिंग से किनारा करना शुरू कर दिया था और इसकी एक वजह थी उनकी खराब तबीयत। उनके जिस्म में सूजन बढ़ती जा रही थी। उन्हें ब्लड प्रेशर और हार्ट इश्यूज भी थे। पहले उन्हें फरीदाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। बाद में हालत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई शिफ्ट किया गया, जहां वो ICU में थे, मगर तबीयत में सुधार नहीं हो सका और 5 जून को गूफी दुनिया से रुखसत हो गए। पहले इंजीनियरिंग, फिर सेना और उसके बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हाथ आजमाना। गूफी ने अपनी जिंदगी में वो हर करियर में हाथ आजमाया जिसमें वो आजमाना चाहते थे। 70 के दशक में बंबई आए गूफी अंतिम वक्त तक काम करते रहे। माया नगरी पर शकुनी की माया चल गई और ऐसी चली कि 50 साल से ज्यादा समय तक गूफी मनोरंजन जगत में काम करते रहे। वो हमेशा से कहते थे कि किरदार को निभाने से पहले उसे बारीकी से पढ़ना जरूरी है, वरना किरदार की आत्मा मर जाती है, जो न दर्शक को पसंद आती है और न उन्हें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो या शिकायत हो तो लिखकर भेजिएगा। पता है radio@aajtak.com। आप अगर इसे किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, मसलन जियो सावन, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, तो वहां पर रेट करने का ऑप्शन होता है। वहां आप हमें रेट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि एपिसोड कैसा लगा। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।